हेलो गाइस। तो उस रीयूनियन पार्टी में ही बार बार एल्बर्ट को ऐसे चांसेस देता था कि वो अकेले में टैंक से कोई बात कर सके, और ऐसे ही एक मौके पर उसका हाथ पकड़ लेता है, लेकिन इससे पहले कि उससे कोई भी बात करता ही ऊपर से आ जाता है। अब वो टैंक को खाने के लिए लेकर चला जाता है। अब थोड़ी देर बाद और भी बहुत से लोग इनसे मिलते हैं। एल्बर्ट से तो हर कोई इम्प्रेस हो रहा था, लेकिन यहाँ पर टैंक को काफी शर्मिंदगी होती है जब बहुत से लोग ये जानकर हैरान रह गए थे कि वो सिर्फ एक रिसेप्शनिस्ट है, इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी से और इतनी बड़ी कंपनी से काम करके आई है। यहाँ पर ही के माइंड में कुछ और ही चल रहा था। वो एक दफा ऐसा करता है कि टैंक को धक्का देता है ताकि एल्बर्ट आगे से उसे संभाल ले। वो ऐसा सीन क्यों क्रिएट करा ये तो हमें बाद में पता चलेगा, लेकिन उससे पहले एक सरप्राइज भी था। और ये सरप्राइज स्पेशली टैंक के लिए काफ़ी अनप्लेजेंट था कि उसी पार्टी में एल्बर्ट की वाइफ भी आ जाती है। वो काफ़ी बोल्ड और बहुत मुंह फट टाइप की थी। वो आते ही सारा गुस्सा टैंक पर निकालने लगती है और सबके सामने उसकी इंसल्ट करती है। वो उसे ब्लेम करती है कि वो उसके हस्बैंड को उससे चुराने की कोशिश कर रही है। एक्चुअली कहीं ना कहीं सेलिना को अंदाजा था कि एल्बर्ट के दिल में आज भी टैंक ही जिंदा है, और इसी वजह से उससे बहुत जेलस थी। यहाँ पर ही टैंक की साइड लेने की कोशिश करता है कि ये सिर्फ मेरी एक गेस्ट है और ये एक कोइंसिडेंस है, लेकिन वो आगे से उसके कैरेक्टर पर ही बातें करने लगती है। कहती है कि जब ये मेरे डैड की कंपनी में काम करती थी तब भी कोई इसे कुछ कहता था तो एक बूढ़े से अंकल इसकी साइड लेने लगते थे। ये बूढ़ा ना जवान कुछ भी नहीं देखती, बस इसे मैन में इंटरेस्ट है। अब टैंक बेचारी से ज्यादा अपनी क्या इंसल्ट कराती, वो पार्टी छोड़कर चली जाती है क्योंकि सेलिना वहाँ पर सबसे ज्यादा रिच थी, उसे कोई कुछ नहीं कह सकता था। अब टैंक बेचारी रोती हुई वहां से बाहर निकलती है तो उसके पीछे पीछे मिस्टर लू भी गुजर रहा था, और वो उसे देखकर इस तरह से परेशान हो जाता है। टैंक मुड़कर उसे देखती है तो हैरान रह जाती है। वो उससे टिश्यू मांगती है, लेकिन टिश्यू नहीं था। लू उसे ऑफर करता है कि टिश्यू की ज़रूरत नहीं, तुम कपड़े यूज़ कर सकती हो। अब वो अपना इतना महंगा ड्रेस कैसे ख़राब कर देती, इतनी उसमें हिम्मत नहीं थी। तो लू से कहती है कि क्या मैं तुम्हारी शर्ट यूज़ कर सकती हूँ, और फिर उसे हक करके रोने लगती है। अपने आंसू भी, अपना मेकअप भी, इवन कि अपनी नाक भी वहीं से साफ कर लेती है। लेकिन मिस्टर लू इतना स्वीट था कि वो बेचारी को कुछ भी नहीं कहता, क्योंकि उसे पता था कि ये कहीं से हर्ट होकर आई है। उधर ही को भी टैंक की फिक्र हो रही थी, तो वो जैन को कॉल करता है और कहता है क्या वो घर पहुंची है। लेकिन जैन उल्टा उसी पर ही गुस्सा करने लगता है और कहता है कि तुमने टैंक के साथ ऐसा क्या किया है। ही कहता है तुम मुझे अच्छे से जानते हो, मैं उसके साथ कुछ भी नहीं करूँगा। और उसी समय हमें दिखाते हैं कि टैंक लू के साथ बीच के किनारे बैठी एक स्टेरी नाइट को देख रही थी। लू उसकी सारी बातें सुनता है। वो हर्ट थी, वो अपने दिल की बहुत सारी बातें करती है, अपने डैड की बातें सुनाती है कि वो बचपन में क्या कहा करते थे। लू बहुत अच्छा लिसनर बन के खामोशी से सब कुछ सुनता रहता है। इतने में वहाँ पर टैंक खड़ी होती है तो उस बेचारी का पैर मुड़ जाता है। तो अब लू से ऑफर करता है कि मैं तुम्हें कैरी कर लूँगा। फिर पिगी बैग कैरी करता हुआ उसे वहाँ से ले जाता है, फिर अपनी गाड़ी में बिठाकर उसे ड्रॉप भी करता है। लेकिन उस बेचारी से हील्स नहीं पहनी जा रही थी, तो अपनी सॉक्स उतार कर उसे पहना देता है और कहता है कि तुम ये पहन कर चली जाओ, वरना पैर पर और चोट लगेगी। टैंक के लिए ये सब बहुत सरप्राइजिंग था। उसे हमेशा से लगता था कि लू एक बहुत खड़ूस इंसान है, लेकिन एक्चुअली वो कितना अफेक्शनेट है। उधर जैन बेचारा वो भी टैंक को तलाश करता फिर रहा था। उसे देखता है तो समझ जाता है कि ये परेशान है। कहता है ही ने कुछ कहा तो उसका मैं हाल ख़राब कर दूंगा, और अगर तुम पैसों के लिए परेशान हो तो बेशक इस दफ़ा तुम बिल पे ना करना। और उसी समय हमें लू को दिखाते हैं। वो भी घर जाकर अपनी वही शर्ट उतार कर उसे बड़े प्यार से देख रहा होता है, जिस पर टैंक अपना सर रख के रोती रही थी। लू को बहुत खुशी थी कि वो टैंक का सहारा बन सका। उधर ही भी टैंक को कॉल करता है, लेकिन टैंक उससे कोई भी बात नहीं करना चाहती थी। टैंक को बहुत भूख लगी थी तो वो जैन से फरमाइश करके फ्राइड राइस भी बनवाती है, और जब वो खाती है तो उसे और भी ज़्यादा रोना आने लगता है, क्योंकि उसकी बेस्ट फ्रेंड लीज़ा भी उसके लिए इसी तरह के राइस बनाया करती थी। लेकिन अब वो बेस्ट फ्रेंड उसकी डेथ हो गई थी कैंसर की वजह से। वेल अब लीज़ा तो नहीं थी, लेकिन एटलीस्ट जैन की शक्ल में उसे एक और बेस्ट फ्रेंड ज़रूर मिल गया था। अब नेक्स्ट डे जब टैंक उठती है तो वो काफ़ी फ्रेश थी और वो फैसला करती है कि कल रात को भुला देगी। जबकि उधर हमें सेलिना को दिखाते हैं। वो एल्बर्ट के पास टैंक का दिया हुआ ब्रेसलेट देखती है तो उसे डस्टबिन में फेंक देती है। और एल्बर्ट की तो ये हालत थी, वो इतना जोरू का गुलाम था कि उसके आगे ज़रा सी भी चूं चराग नहीं करता था। आज छुट्टी का दिन था तो जैन और टैंक दोनों बाहर सैर के लिए जाते हैं। जैन को फोटोग्राफी का बहुत शौक था। इतने में टैंक वहाँ पर देखती है तो उसकी साथ की रिसेप्शनिस्ट जिसका नाम मिंग था वहाँ पर फोटोग्राफी करा रही थी। एक्चुअली वो एक सेलिब्रिटी बनना चाहती थी, लेकिन यहाँ पर जो फोटोग्राफर था वो काफ़ी मीन टाइप का था।
और जब वो उसके गलत गलत पोजेस बनवा रहा होता है तो टैंग उसे वहाँ से भेज देती है। लेकिन वो ना तो फोटोज दे रहा था और ना ही पैसे। तो यहाँ पर आकर जैन उनकी हेल्प करता है और उस फोटोग्राफर से उनकी जान छुड़ाता है। अब मिंग बहुत सैड हो गई थी क्योंकि उसके पास कंपटीशन के लिए कोई फोटोज नहीं थी। जैन भी फोटोग्राफर था तो वो ऑफर करता है कि उसकी फोटोज बना सकता है। अब वो उसकी बहुत प्यारी प्यारी सी फोटोज क्लिक करता है और उसके बाद वो लोग इकट्ठे लंच के लिए चले जाते हैं। अब जब मिंग को अपनी टेंशन से फुर्सत मिलती है तो उसे समझ आता है कि यहाँ पर टैंग और जैन दोनों इकट्ठे क्या कर रहे हैं। लेकिन वो दोनों क्लियर कर देते हैं कि ऐसी वैसी कोई भी बात नहीं है, हम सिर्फ हाउसमेट्स हैं और जस्ट फ्रेंड्स। उधर हमें मिस्टर ही को दिखाते हैं। उसने एक्चुअली ये रीयूनियन पार्टी किसी मकसद के लिए कराई थी। यहाँ पर वो एल्बर्ट की और टैंग की करीब की कुछ फ़ोटोज़ ले लेता है और ये फ़ोटोज़ आई थिंक वो अपने प्रोजेक्ट हासिल करने के लिए एल्बर्ट को ब्लैकमेल करने में यूज़ करेगा। जबकि हमें उधर तीनों फ्रेंड्स को दिखाते हैं। अब मैंग भी जैंग की काफ़ी अच्छी फ्रेंड बन गई थी और कहीं ना कहीं मैंग बहुत ज़्यादा सुंदर भी थी और ये बात जैन ने भी नोटिस की थी। अब इसके बाद टैंग अपनी ग्रैंड माँ से मिलने के लिए जाती है। ग्रैंड माँ कहती है कि तुम्हारी बर्थडे आने वाली है तो मैंने तुम्हारे लिए एक गिफ्ट अरेंज किया है। उन्होंने उसके लिए एक ब्रेसलेट बनाया था जो कि हैंडमेड था। वो कहती है कि जब तुम्हें ट्रू लव मिल जाएगा तो मैं उस लड़के के हाथ में भी बिल्कुल इसी तरह का ब्रेसलेट पहनाऊंगी। अब नेक्स्ट डे जब टैंग ऑफिस में जाती है तो मिस्टर लू की टेबल पर कुछ कैंडीज को देखती है और वो देखकर उसका दिल करता है तो वो एक चोरी करके खा जाती है। लेकिन मिस्टर लू ने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया था। मिस्टर लू को वो काफ़ी क्यूट लगी थी क्योंकि वो बिल्कुल बच्चों की तरह से कैंडीज चुरा रही थी। लेकिन पनिशमेंट के तौर पर वो उसे क्वेश्चनेयर सॉल्व करने को दे देता है और उसके बाद जब वो सॉल्व हुआ उसके पास आता है तो वो देखकर उसे कंफर्म हो जाता है कि ये राइटिंग तो बिल्कुल मेरे बचपन की फ्रेंड की तरह की है। इसका मतलब है कि ये वही लकी टैंग है जो मेरी बचपन की बेस्ट फ्रेंड हुआ करती थी। अब टैंग जब घर जाती है तो ठंडा दिमाग करके सोचती है। कहती है कि बेशक मिस्टर लू काफ़ी खड़ूस है, उसने मेरी डायरी भी नहीं दी, लेकिन फिर भी कल उसने मेरा ख्याल रखा, मुझे कैरी किया, मैंने उसकी शर्ट भी गंदी की, उसने मुझे अपनी सॉक्स भी दी, मुझे उसे थैंक्स करना चाहिए। और फिर वो उसकी सॉक्स को वॉश करती है और उसके बाद उसे परफ्यूम भी लगा के रखती है। अब नेक्स्ट डे ऑफिस में वो काफ़ी ऑकवर्ड फील कर रही थी। किसी तरह से हिम्मत करके वो गिफ्ट निकालती है और मिस्टर लू को दे देती है। अब उसमें भी बड़ा नखरा था। वो हाथ में नहीं पकड़ता बल्कि कहता है कि टेबल पर रख दो और फिर कॉफ़ी बनाने का कहकर उसे बाहर भेजता है। और बहुत बेचैनी से वो गिफ्ट पैक खोलने वाला होता है कि एक के ऊपर दूसरा और फिर दूसरे के ऊपर तीसरा कोई ना कोई उसके ऑफिस में आता रहता है और ये सब वो मिस कर देता है। उधर हमें ही को दिखाते हैं। वो कहता है कि मेरी एक फ्रेंड है, फीमेल फ्रेंड, उसकी बर्थडे गिफ्ट के लिए मैंने कुछ लेना है। तो अपनी सेक्रेटरी यलिन को कहता है कि तुम मेरे साथ शॉपिंग पर चलना। अब यलिन दिल ही दिल में बड़ी खुश थी, उसकी भी बर्थडे आने वाली थी, उसे लग रहा था कि ये मेरे लिए है। जबकि दूसरी तरफ हमें जैन को दिखाते हैं। उसके पास मैंग आती है उसका थैंक्स करने के लिए क्योंकि उसकी दी हुई फोटोज़ की वजह से वो कंपटीशन में सिलेक्ट हो गई थी। यहाँ पर वो जैन को गेमिंग खेलते देखती है तो उसे भी शौक होता है और वो कहती है कि मुझे भी सिखाओ। यहाँ पर जैन जब उसे सिखा रहा होता है तो मिस्टर लू उन दोनों को ऐसे रंगे हाथों पकड़ लेता है। अब मैंग तो डर के मारे अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग जाती है, जबकि जैन उसे बहुत सारी फ्लैटरिंग करनी पड़ती है लू से बचने के लिए। और वो ये झूठ बोल देता है कि मैंने एक नया ऐप डेवलप किया था और मैं चाह रहा था कि यंगस्टर्स की उसके बारे में राय ले सकूं। यहाँ पर एक बात तो कंफर्म हो जाती है कि मैंग और जैन उनका कपल कहीं ना कहीं जाकर ज़रूर बनेगा। उधर मिस्टर ही एक ज्वेलरी शॉप पर पहुंचा हुआ होता है। वहां पर वो नोटिस करता है कि यलिन को एक नेकलेस बहुत पसंद आया है। वो फौरन से वो निकलवाता है और ख़ुद उसे पहनाता है और उसी के लिए खरीद लेता है। और मिस्टर लू बेचारा उसे कहीं शाम को ही फुर्सत मिलती है कि वो अकेले में वो बॉक्स खोलता है और बहुत प्यार से उसकी वापस की हुई सॉक्स को देखता है और उनसे बहुत प्यारी खुशबू भी आ रही थी। मिस्टर लू को भी पता था कि उसकी बचपन की फ्रेंड लकी टैंग का बर्थडे कब आना है। वो एक गिफ्ट लेने के लिए जाता है और इत्तेफाक की बात है कि वही गिफ्ट एल्बर्ट भी किसी के लिए लेने के लिए आया हुआ था, लेकिन सिर्फ एक ही पीस बचा था तो एल्बर्ट वो मिस्टर लू को ही लेने देता है। उधर यलिन बहुत सैड खड़ी हुई थी। उसे नेकलेस तो गिफ्ट में मिल गया था लेकिन उसे ही ने बर्थडे विश की ही नहीं थी और उसे इतना भी समझ आ गया था कि वो बर्थडे गिफ्ट वो मेरे लिए नहीं बल्कि किसी और के लिए ही लेने गया हुआ था। लेकिन अचानक ही ऊपर से वहाँ पर ही पहुँच जाता है और कहता है मैं तुम्हारी बर्थडे कैसे भूल सकता था, और एक बुके के साथ उसे विश भी करता है। एक्चुअली वो सिर्फ एक एम्प्लॉय नहीं बल्कि उसकी बहुत पुरानी फ्रेंड भी थी।
और फिर मिस्टर लू की तरफ सीन शिफ्ट हो जाता है। वो रात को एक जगह पर बैठकर टैंक की डायरी पढ़ रहा था। ये वही जगह थी जहाँ पर बचपन में अक्सर वो लोग आया करते थे। आज इत्तेफाक से टैंक भी वहाँ पर आती है और उसके डैड उसे यहाँ पर जब भी लाते थे तो एक ट्री हाउस को दिखाकर उसे कहते थे कि जो भी बातें तुम किसी से शेयर ना कर सको वो तुम इससे शेयर कर सकती हो। अब टैंक उसी ट्री हाउस के अंदर चली जाती है और उससे अपने दिल की बहुत सारी बातें करने लगती हैं। उसे नहीं पता था कि लू भी बाहर खड़ा सुन रहा है। वो अपने सारे दुख सुख उससे शेयर करती है और साथ ही साथ ये भी कहती है कि एक हेजहॉग भी आया है मेरी लाइफ में, बहुत सारी बुराइयां करती है मिस्टर लू की, लेकिन एंड पर ये भी कहती है कि वैसे वो काफ़ी स्वीट है, उसने मेरी हेल्प भी की है, वो बाहर से जितना सख्त है अंदर से उतना ही सॉफ्ट है। अब फाइनली अपनी इतनी सी तारीफ सुनकर भी मिस्टर लू बहुत खुश हो गया था और वो खामोशी से फिर वहाँ से चला जाता है। अब टैंक जब घर वापस जाती है तो वो गेमिंग खेल रही थी। इतने में अचानक से उसे ही की कॉल आती है जो उसे नीचे ड्रिंक करने के लिए बुला रहा था। तो वो उससे मिलने चली जाती है लेकिन जैन को नहीं बताती क्योंकि दोनों भाइयों की तो बनती नहीं थी। अब जैन को भी शक हो जाता है, वो भी चोरी चोरी उसे देखने पहुँच जाता है। अब यहाँ पर ही टैंक से सॉरी करता है और कहता है कि उस रात मेरी पार्टी में बहुत गड़बड़ हो गई थी, लेकिन टैंक कहती है कि अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। यहाँ पर ही उससे एक हेल्प भी चाहता था। उसे एक ऐप में थोड़े से प्रॉब्लम्स हो रहे थे तो वो टैंक से रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज़ इसे फिक्स कर दो। अब टैंक भी मान जाती है और वो हार्डवेयर ले लेती है। अब जैन उनकी जासूसी करने के लिए इतनी जल्दी में निकला था कि 2 डिफरेंट किस्म के शू पहनकर चला जाता है। वो कहता है कि मेरे फैशन पर ज़्यादा नज़र रखने की बजाय खुद पर रखो। तो मैं इतना बता दूं, यही कोई अच्छा लड़का नहीं है, आज तक किसी लड़की के साथ ये सीरियस नहीं हुआ, इसलिए अगर ये तुम्हें चिकनी चिपड़ी बातें लगाए तो इसकी बातों में कभी ना आना। इसकी स्माइल बहुत कातिल है लेकिन ये धोखा देने वाला लड़का है। लेकिन टैंग इसकी बातों पर ज़रा भी तवज्जो नहीं देती, उसे सीरियस ही नहीं लेती थी। उधर हमें लू को दिखाते हैं, वो 2 ऑप्शंस अपने डॉग के सामने रखता है कि क्या मैं सब कुछ सच टैंग को बता दूं कि उसके बचपन का फ्रेंड हूँ या फिर छुपा लूं। अब उसका डॉग चूज करता है कि सब कुछ बता दो। अब लू यही सोचने लगता है कि मैं कब बताऊं और कैसे बताऊं। टैंक का बर्थडे भी आने वाला था तो सोचता है कि क्यों ना उसे अपने साथ डिनर पर ले जाऊं। अब हर एंगल से, कभी अपने कोट के बटन खोल कर तो कभी बंद करके, कभी रूड होके तो कभी स्वीट होके वो उसे डिनर पर इनवाइट करने की प्रैक्टिस करने लगता है। लेकिन उसे लगता था कि हर स्टाइल के जवाब में वो कोई ना कोई बहाना करके मना कर देगी। लेकिन वो सोचता है कि अगर मैंने उसे रूडली बिल्कुल एक बॉस की तरह डिनर पर साथ जाने को इनवाइट किया तो वो मना नहीं कर सकेगी, इसलिए अब ऐसे ही बात करनी होगी। उधर ही को भी कुछ पुरानी यादें आने लगती है और हमें पता चलता है कि उसकी सेक्रेटरी यर्लिन सिर्फ एक एम्प्लॉई नहीं है बल्कि वो उसकी बहुत पुरानी फ्रेंड है और जिस वक्त वो ये कंपनी इस्टेब्लिश कर रहा था तब भी वो उसके साथ ही खड़ी हुई थी। और स्टूडेंट्स टाइम में भी उन दोनों ने एक दफ़ा इकट्ठे ही बर्थडे सेलिब्रेट की थी। अब नेक्स्ट पार्ट में क्या होगा ये देखने के लिए स्टे कनेक्टेड। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।